मैं नासिर हुसैन आप सबका जे.एन. राइजिंग स्टार्स में गाइस वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो यहां पर पढ़ेंगे एक बेहतर एक वंडरफुल सेशन होने वाला है। ज़रा मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने महा एनालिसिस किया था चैप्टर नंबर 2 का क्लास 10th साइंस, जैसे कि आप लोग यहां पर लिखा हुआ है क्लास 10th और सब्जेक्ट साइंस का मैंने बहुत ही एक बेहतर ढंग से मैंने चैप्टर 2 को मैंने समझाया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें कि किस हिसाब से हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जो कि आपका टर्म फर्स्ट में आ रहा है, उन्हीं को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसमें से जो 20 MCQs में आपके सामने में ला रहा हूँ। ये आपका जो है ये फर्स्ट है, ये लेक्चर फर्स्ट है, आप इसको प्रैक्टिस सेट भी कहें। एक आपको इसमें क्या रहेगा कि किस हिसाब से आपका बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उन्हीं को मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस वीडियो को बहुत अच्छे से मैंने बताया। ये है क्या, महा एनालिसिस मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैंने जितने भी CBSE के द्वारा जो भी न्यू अपडेट्स आए हैं कि 2021 और 22 में किस हिसाब से जो आपका टर्म फर्स्ट में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उन्हीं को कई बार उसको अच्छे से मैंने पढ़ा है, समझा है। उसके जो सैम्पल पेपर्स है जो कि CBSE ने रिलीज़ किया है, मैंने उसको भी समझा है बेहतर ढंग से, और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये लेक्चर को तैयार किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, चैनल का नाम जे.एन. राइजिंग स्टार्स है, क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। ये क्वेश्चन टाइप रहेगा, MCQs रहेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका जो PT1 है, PT1 का नाम है, टर्म फर्स्ट और टर्म 2 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपका MCQs ही बेस पर रहेगा। यहाँ चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। मैं चैप्टर नंबर 2 को बेहतर ढंग से बता दिया है, वहाँ पर सिर्फ मैंने फर्स्ट ही लेक्चर दिया है, सेकेंड लेक्चर उसमें बाकी है, वो मैं जल्दी ही लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। एटलीस्ट का आपका जो एग्ज़ाम्स जो चल रहा है स्कूल्स में PT वगैरह, तो आपको ताकि कि वहाँ पर जो एक चांसेस है कि नहीं आप वहाँ पर एक बेटर परफॉर्म कर सको, ताकि मैं जल्दी में कोशिश कर रहा हूँ कि सारे जो आपका मैं सिलेबस वो मैं बहुत जल्दी में कवर करा दूँ। गाइस, यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें मैं बताऊंगा। आप इसमें बिल्कुल एक समझ पाएंगे कि किस हिसाब से आपका बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने लेक्चर को रेडी किया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम नासिर हुसैन है, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर्स का है, वो भी मैं दिल्ली में पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। डायरेक्टर एंड ऑनर सुपर 20 राइजिंग स्टार्स दिल्ली में मैं एक कोचिंग चलाता हूं जिसका नाम है सुपर 20 राइजिंग स्टार्स। गाइज, बात यहां तक बहुत हो गई, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। गाइज, यू आर रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चंस? ओके, रेडी। ओके, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि द रिएक्शन in which two compound exchange their ions form two new compounds। गाइस देखो, आज मैं ट्रिकी में मैं बताऊंगा आपको कि आप 4 ऑप्शंस में से देख के बता सकते हो कि उन चारों में से कौन सा होने की चांसेस ज़्यादा है, उसको भी मैं देखूंगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि मैं एक सेपरेट में लेक्चर बनाने वाला हूं कि आप किस हिसाब से तुक्का मार सके कि भाई इसमें 4 में से कौन एक सही होने वाला होगा, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी होगा, उसको हम लोग देखेंगे। पहला मैं देख लेता हूं, क्या जब दो कंपाउंड्स एक्सचेंज, मतलब अपना आयंस एक्सचेंज करने का मतलब क्या हो जाता है कि भैया उसमें आपका चार्ज को कैसे चेंज किया जाता है दो कंपाउंड्स के बीच में। कितने बीच में? कंपाउंड्स में। मान लेता हूं कि कंपाउंड 1 है प्लस कंपाउंड 2 है, मतलब इस कंपाउंड में अलग अलग तरह का जो एलिमेंट्स रहेगा, इसमें भी अलग अलग तरह का एलिमेंट्स रहेगा जो भी आपका बनेगा। तो ये वाला A है, इसके साथ अपना आयंस मतलब चार्ज को एक्सचेंज कर देगा। B जो है आपका वो A के साथ क्या करेगा, अपना आयंस को एक्सचेंज कर देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन रहेगा? देखिए, पहले बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेस में क्या होता है, एक रिएक्टेंट दूसरे को और दूसरा रिएक्टेंट पहले को डिस्प्लेस कर देता है।
तो यहाँ पे एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नहीं होता है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक रिएक्शन दूसरे के साथ मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ Mg जो है आपका ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट कर देगा वो बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो दो चीज मिलकर कॉम्बिनेशन होकर तब एक चीज बनाया, दो रिएक्टेंट वन सिंपल प्रोडक्ट। सो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी नहीं होगा। सो डबल इसका जो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा आपका सी रहेगा। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसका असल आंसर रहेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आयन जो ना आपका प्रोडक्ट जैसे कि रिएक्टेंट्स है यहाँ पर A+B रिएक्टेंट रहेगा, तो रिएक्टेंट्स में जो भी एलिमेंट्स रहेगा उसके किसके साथ, दूसरे वाले कंपाउंड के साथ एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेगा। तो वहां पे क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगा, ये रिडॉक्स तो होगा भी नहीं, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बताया गया है, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस। ये बार कई बार जो अलग अलग स्कूल्स में ए स्कूल वालों ने कई बार ये सवाल पूछा गया है मेरे पास, क्योंकि कोचिंग में लगभग 10 बच्चे आते हैं, तो उनमें से मैंने कई बच्चों का मैंने जो क्वेश्चन पेपर मैंने चेक किया था, जो पीटीज जो चल रहे हैं ऑनलाइन, तो उसमें कई सारे सवाल उसमें से सिमिलर मुझे देखने को मिला है। सो H2 गैस हाइड्रोजन गैस जब किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्स कर दिया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पहला क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है, क्या रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्या एक्सोथर्मिक ऑफ ऑल दीज, किसके ये रिएक्शन है। सो गाइस यहाँ पे देखिए ये बोला गया है कि सिंपल सी बात है कि एक तरफ से हाइड्रोजन है, दूसरा हम इसके है O2 है, दोनों को मिलकर के क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। इसका मतलब दो सिंपल रिएक्टेंट्स जब आपस में मिल जाता है तो एक सिंपल प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है तो एक सिंपल सा क्या बनाया है, प्रोडक्ट बनाया। सो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होगा, क्योंकि दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स मिल करके एक नया कंपाउंड को बनाया है। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, है ना। दो चीज जब आपस में जुड़ते हैं तब तो हम बोलते हैं ना कि भैया जी ये क्या है, कंबाइंड है, मतलब जब दो चीज आपस में मिले हों। सो आगे ना बात समझ में, साथ मतलब कि खुद पता चल रहा कि जब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा H2O बनेगा। लेकिन ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप तैयार हैं गाइस। देखिए आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 सामने में है, और इसको मैं पढ़ता हूं और आप समझें इसको, है ना। पढ़ूंगा मैं, समझेंगे आप, मतलब समझाऊंगा मैं ही, उसके साथ साथ आपको भी समझना है। बोला इसमें कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, कहता है यहाँ पर एक जो है ना अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैं, उसका इनमें जो भी 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा सच है, किसका अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस का बोला है। याद रखिएगा यहाँ अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड वाला नहीं है। पहला क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, क्या ये सही है। सेकंड, नंबर ऑफ एटम्स इज लेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, कहता है एक इक्वेशन है उसका लेफ्ट साइड है ना, मैं मान लेता हूँ कि जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, चले ये लेता हूँ सोडियम प्लस क्लोरीन, है ना। जब आपका क्या बनेगा, ये NaCl बनेगा। तो बोला गया है कि मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ, है ना। बोला गया है कि जो सोडियम और क्लोरीन का जो एटॉमिक जो मास होगा या फिर एटम्स होगा, एटॉमिक मास नहीं, दोनों का एटम जो क्या बराबर हो जाएगा, ये रहेगा आपका लेफ्ट वाला, ये रहेगा आपका राइट साइड वाला। क्या पहले यहाँ पे बोला क्या कि यहाँ पे बोला है ऑन द लेफ्ट साइड वाला जो है ना आपका L साइड वाला कम होगा और राइट साइड में ज्यादा होगा, जो कि आपको ऑप्शन भी बता रहा है। क्या ऐसा हो सकता है जो कि अनबैलेंस इक्वेशंस को बता रहा है। ऑप्शन सी में बता रहा है नंबर ऑफ एटम्स इज मोर ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। क्या जो अनबैलेंस इक्वेशन में ऐसा होता है कि जो आपका राइट साइड में जो एटम्स हैं वो ज़्यादा होगा और लेफ्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो कम होगा। या फिर यहाँ पे डी में क्या बोला है, बोथ बी एंड सी, क्या ये दोनों का दोनों क्या सही है या नहीं। सो आपका क्या होगा इसमें से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिकॉज इसमें बी और सी पहला वाला नहीं हो सकता है। पहला वाला इसलिए नहीं होगा क्यों भैया जी, पहला वाला नंबर ऑफ एटम्स इक्वल बोथ साइड, मतलब
कि ये मेरा इक्वल है इस साइड प्लस इस साइड, दोनों का अगर नंबर ऑफ एटम्स बराबर होगा बिफोर ऑफ रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन, क्या जब नंबर ऑफ एटम्स जब इक्वल होगा तो वो किसको, वो तो किसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बताएगा। सो आपका कौन सा बी और सी इज द राइट आंसर। हो सकता है कि अनबैलेंस में लेफ्ट साइड कभी कम हो तो राइट साइड ज़्यादा होगा, राइट साइड में मतलब इस साइड का भी नंबर ऑफ जो एटम्स है ज़्यादा होगा, कभी इसमें कम होगा, तभी अनबैलेंस होगा, है ना। जैसे कि आप तराजू में जब कोई चीज़ को जब मेज़र करते हैं तो एक साइड का वेट ज़्यादा होगा, एक साइड का कम होगा, उसको अनबैलेंस बोलते हैं ना। सो यहाँ पर सिंपल सी बात बताया गया है कि भैया बी एंड सी इज द राइट आंसर। सो आगे हम देख लेते हैं, जल्दी फटाफट आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में बोला है विच ऑप्शंस डिनोट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा गया कि भैया यहाँ पे जो भी आपका 4 इक्वेशंस हैं आपके पास, वो कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। ज़रा इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, गौर तलब कर लेते हैं। गौर तलब मतलब हम लोग इसको बेहतर ढंग से समझ लेते हैं जी। पहला यहाँ a प्लस बी प्लस सी, क्या जब हम 3 एलिमेंट्स को जब आपस में जोड़ लेंगे तो तभी होगा, या फिर अब दो सिंपल रिएक्टेंट्स हो गए। देखिए जैसे कि मैं मान लेता हूँ, पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, a प्लस बी प्लस इक्वल में क्या है सी है, तो ये दोनों है ना आपको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट्स, है ना। जबकि रिएक्शन जब हम दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं और आपके पास जो भी बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट। मतलब आफ्टर रिएक्शन होने के बाद जो भी चीज़ें हमें मिलती है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख लेते हैं, सी में क्या है ए सी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी सी, मतलब क्या है, ये देखिए मैंने अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूँ, ज़रा समझिए क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर ए सी है और बी डी है, इसका मतलब ए सी एक अलग तरह का कंपाउंड है, बी डी भी एक अलग तरह का कंपाउंड है। तो जब क्या होगा, तो ये वाला ए है ना किसके साथ रिएक्शन करेगा, हमेशा डी के साथ करेगा, और सी किसके साथ करेगा, बी के साथ करेगा। सो यहाँ पे देखिए ए जो है वो डी के साथ करके ए डी बना लिया, और आपका जो ये बी सी है ये बी सी है ना। तो बी किसके साथ बना लेगा, सी के साथ, बी सी जो बना लिया ये रहा। और ए देखिए ये वाला और ये वाला ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह का एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड तब होगा जब ए बी या ए सी दो तरह का, देखिए ए बी है यहाँ पर दरअसल क्या, पहला वाला ऑप्शन में अगर मैं बताऊँ तो ए प्लस बी प्लस सी, दरअसल ये यहाँ पे सिंबल एलिमेंट्स को बता रहा है। सिंगल एलिमेंट्स कभी भी कंपाउंड नहीं हो सकता, डबल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कंपाउंड्स का होना बहुत जरूरी है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा रिएक्शंस होता कैसे है, मैं बता देता हूँ कि अक्सर बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं। जैसे कि देखिए रिएक्शंस होता कैसे है, रिएक्शन तब होता है ना जब माइनस प्लस एक साथ में आए, जैसे कि चार्जेस हैं, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है तभी अट्रैक्ट होता है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिपल्सिव होता है। क्या होता है, शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। और नेगेटिव को जब आप नेगेटिव एक वायर को दूसरा नेगेटिव है, जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, वो एक दूसरे से दूर चला जाएगा, आपका वो कभी भी काम नहीं करेगा, और पॉजिटिव कभी नहीं करेगा। सो रिएक्शन होने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी रिएक्शन हो पाएगा। इसीलिए जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, Na प्लस Cl, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, इसका भी Cl पे माइनस चार्ज होता है। जब ये भी माइनस और प्लस आपस में मिलकर तभी क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि आपका Na सोडियम है प्लस Mg है, क्या ये रिएक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा रिएक्शन, क्यों, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव चार्ज इसमें भी पॉजिटिव चार्ज। अरे भैया पॉजिटिव और पॉजिटिव कभी भी अट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब रिएक्शन नहीं कराएगा, हमारे साथ रिपल्शन हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर ए जो है किसके साथ करेगा, बी के साथ करेगा, है ना। इसीलिए पहला वाला पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला हमेशा नेगेटिव होगा। इसीलिए हमेशा जब भी लिखते हैं पॉजिटिव वाला पहले आप कुछ भी लिख लो, जैसे कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये प्लस में होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, माइनस में रहेगा आपका। आई ना बात समझ में। सो आज मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका मैंने कौन सा बता दिया था, ऑप्शन सी कहाँ गया भैया, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 को ज़रा गौर तलब करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर है और आप इसको देखें। मैं पढ़ रहा हूँ और मैं समझा रहा हूँ और मेरे साथ साथ आपको भी समझना है। सो द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्या कह रहा है यहाँ पे, कोई एक रिएक्शंस, कौन सा रिएक्शंस को फॉलो कर रहा है जो कि हमें ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इन लेबोरेटरीज। मतलब क्या, जितने भी लैब्स होते हैं जब आप जब आप 12th के बाद जब ग्रेजुएशन कॉलेज में जाएंगे या फिर आपके स्कूल्स में भी जब लेबोरेटरी होता है तो उसी में क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए जो भी कौन से रिएक्शंस को हमें फॉलो करना पड़ता है ताकि कि हम लोग ऑक्सीजन गैस बना सकें। सो यहाँ पर दिया हुआ है कि या आपके पास 2KClO है, मतलब यहाँ पर है के फॉर पोटासियम क्लोराइड ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पोटासियम क्लोराइड, साथ में ऑक्सीजन मिलेगा। तो जब आप हीट करेंगे तब होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर KClO मतलब ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है और आपका O2 जो गैस का फॉर्म में बनेगा, तो तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। इसका मतलब ये भी हमारे पास एक हिसाब से क्या दिया गया है, रिएक्शंस दिया गया है। इनमें से हमें जो 4 ऑप्शंस है हमें बताना है कि इस रिएक्शंस को कौन सही बता रहा है या फिर इस रिएक्शन से जुड़ी हुई कौन सी बातें सही हैं। जरा चलिए जी गौर करते हैं। पहला, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। एक है बी, क्या जो ये भी जो आपके पास जो रिएक्शंस है वो किस चीज को शो करता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ऑप्शन डी, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट। ओके, ऑप्शन डी को देख लेते हैं। ऑप्शन डी में बता रहा है इट इज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। कहता है ये जो आपके पास जो एग्जांपल्स है वो किसके हैं, फोटोथर्मिक डिकम्पोजिशंस का है, रिएक्शन का है, और ये एक्सोथर्मिक क्या होता है, नेचर में होता है। सो इसका ऑप्शन जो आपको मिलेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ये इसलिए है, देखिए डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ना गलना, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। मैं मान लेता हूं आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब आप इसको हीट करोगे तो किस में टूट जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। मतलब क्या है, तो डिकम्पोज। देखिए यहाँ पर जो आपका जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें क्या दिया हुआ है, 2KClO3, ये अपने आप में एक सिंगल प्रोडक्ट है ना, सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट जो अलग अलग 2 किसमें टूटेगा, प्रोडक्ट्स में टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। सो पहला वाला सही आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता भैया, जुड़ नहीं रहा है, कंपाउंड्स टूट रहे हैं, ये नहीं हो सकता। रिलीज में रिलीज हीट कहाँ हो रहा है कि नहीं, या तो हीट तो दिया जा रहा है, पहला वो ऑप्शन सी भी गलत है। और इन द एक्सोथर्मिक नेचर, भैया जी एक्सोथर्मिक भी नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हीट रिलीज नहीं हो रही बल्कि हीट दिया जा रहा है ना। देखिए आपका जो इससे पता खुद चल रहा है कि ये किस तरह का रिएक्शंस हैं। नाउ वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पे देखिए 6 जो है वो मिसिंग है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे डायरेक्ट चल जाते हैं। फैटी फूड्स बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। कहता है फैटी फूड, इसका मतलब आपका कोई भी आप खाना वगैरह घरों में बनाते हैं या फिर जैसे कि आपकी चिप्स वगैरह हो गया, आप जब खुले में रख दोगे तो ऐसे कौन ऐसी चीज़ हैं जो कि उस फैटी फूड्स को रेंसिड बना देता है, एक हिसाब से क्या बनाता है, खराब बना देता है, जहरीला बना देता है। कौन ऐसी चीज़ है ना, मतलब कुल मिलाकर के जो भी आपके खाने पीने की चीज़ें हैं आखिर वो किनकी वजह से रेंसिड या फिर एसिडिटी, सॉरी रेंसिड का मतलब हो जाता है थोड़ा सा एसिडिक नेचर में बना देता है, कुल मिलाकर खराब कर देता है। कौन सा प्रोसेस, क्या ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कोरोजन प्रोसेस, रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन। देखो यार कितना अलग अलग तरह का देखो सवाल दिए जा रहे हैं ना। अरे भैया कोरोजन होगा ही नहीं यहाँ पर, अरे रिडक्शन कहाँ से हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन भी नहीं होगा भैया, हाइड्रो का मतलब होता है पानी है, पानी से कोई मतलब है नहीं। सो ऑक्सीडेशन इज द राइट आंसर। इसका मतलब मैं मान लेता हूँ चिप्स आपके क्या है भैया जी, चिप्स है, चिप्स आप क्या करो खुले में रख दो,
और उसमें क्या हो जाएगा, एयर रहेगा ना, एयर क्या करेगा, इसमें आकर के मिक्स हो जाएगा, तो या फिर 3-4 दिन के बाद क्या हो जाएगा, ये चिप्स क्या हो जाएगा, आपके खराब हो जाएगा। सो ऑक्सीडेशन के ही प्रोसेस से किसी भी खाने पीने की चीज़ें क्या हो जाती, रेंसिड हो जाती हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 8 भैया यहाँ पर क्या है, बोला गया है व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, कहता है जब किसी भी मैग्नीशियम रिबन को जला दिया जाए तो हवा में द एश फॉर्म्ड, जो आपका जो ये राख जो है ना किस हिसाब से बनेगा, क्या वो ब्लैक कलर में रहेगा, व्हाइट में रहेगा, पीले में रहेगा, या फिर आपका पिंक में रहेगा, तो आपका वो किस में रहेगा, व्हाइट कलर में बन जाएगा। किस में बनेगा, आपका व्हाइट कलर में हो जाएगा। जैसे कि आप देख लो, जहाँ पर गांव में जो चूड़ा का मिल होता है ना, चूड़ा का मिल, मैंने लिखा चूड़ा, है ना, चूड़ा का मिल जो गांव में होते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, वो जो भूसा डाला जाता है उस आग के अंदर, वो जो आग में क्या होता है कि वहाँ पर जो धान, कच्चा धान जो चूल्हे पे दिया जाता है कढ़ाई को ऊपर में, तो फिर वहाँ क्या होता है, जब भी भूसा दिया जाता है, भूसा जलने के बाद अपने आप में क्या होता है, वाइट हो जाता है। या फिर चलो ये हो गया देहाती भाषा, है ना। अब आज शहरों में क्या होता है, शहरों से दूर जहाँ पे भट्ठे वगैरह होते हैं, जहाँ ईंट वगैरह बनाई जाती है, तो आप वहाँ पर जाओगे ना, आपको थोड़ा सा वाइट कलर का क्या मिलेगा, आपको कोयला का थोड़ा सा बचा हुआ या फिर वेस्ट पार्ट मिलेगा, ऐश, है ना, राख आपको कैसा मिलेगा, सफ़ेद कलर का थोड़ा मिलेगा। याद रखिएगा, आप कभी ब्लैक मत लगा देना, है ना। सोचे अरे भैया जी ये तो कोयला है, कोयला जलने के बाद जो है ना ऐश जो है ना हमेशा ब्लैक में नहीं होता, हमेशा हल्का वाइट में होता है, और ज़्यादा वाइट नहीं होता है, लाइट वाइट में होता है, लेकिन वो वाइट होता है। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में भैया जी यहाँ पर ये पूछा गया है कि व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट, कहता है लेड नाइट्रेट का जो क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब जब छोटे छोटे टुकड़े जब किए जाएंगे किसके, लेड नाइट्रेट के, छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे लेड नाइट्रेट के, आर हीटेड, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे हमने लेड नाइट्रेट ले लिया किसी एक कंटेनर में, जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हीट देंगे H4, जब हम लोग हीट देना शुरू करेंगे बहुत ज़्यादा इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, मतलब ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने बहुत सारे क्या किया, लेड नाइट्रेट ले लिए और हमने हीट देना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो भी यहाँ पर लेड नाइट्रेट का जो क्रिस्टल्स रहेगा, छोटे छोटे जो टुकड़े रहेंगे, तो पाउडर टाइप का, वो क्या होगा, क्रिस्टल इमीडिएटली मेल्ट, क्या यहाँ पर जो भी आपका किसके लेड नाइट्रेट के जो क्रिस्टल्स रहेंगे, क्या वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा जब बहुत ज़्यादा हीट देंगे। दूसरा, अब ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, वहाँ पे क्या होगा, जेल करके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस है वो बच जाएगा उसके अंदर में, सब्सटेंस का यही लेड नाइट्रेट ही होगा। सी, वाइट फ्यूम्स अपीयर इन द ट्यूब, ट्यूब में ये जलने के बाद क्या इसमें वाइट कलर का थोड़ा सा धुआं टाइप का जो है क्या वो बन जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर में। ऑप्शन डी क्या है, आ येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट, इसके बाद जलने के बाद क्या उसमें एक पीले कलर का जो सब्सटेंस है क्या वहाँ पर बच जाएगा क्या, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। बी इसलिए राइट आंसर है, जब इसको जलाओगे ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, आपका ये मेल्ट तो नहीं होगा, बिल्कुल जलने के बाद थोड़ा सा क्या ब्राउन कलर का बन जाएगा, क्योंकि जो लेड नाइट्रेट जो होता है वो हल्के से व्हाइट कलर में, थोड़ा सा लाइट कलर में रहता है, जब उसे हम मेल्ट कर दिया जाएंगे, जब उसको आप बहुत ज़्यादा हीट देंगे तो वो अपने आप ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। तो इनसे और एक सवाल जुड़ा हुआ ये हो गया भैया जी, आफ्टर हीटेड लेड नाइट्रेट जो होता है, लेड नाइट्रेट जो हीट करने के बाद टेस्ट ट्यूब में अपने आप क्या होता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये दिया हुआ है कि सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, कहता है जो सिल्वर आर्टिकल्स होता है, मतलब चांदी की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं आपके घरों में हो, मोस्टली क्या होती है, ये जेवलर्स, मतलब जेवर वगैरह बनाने का जो काम आता है, ये वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, है ना। तो वो ब्लैक क्यों हो जाता है जब हम इसको ओपन, जब हम खुले में रखते हैं, या फिर जब हम लोग इसको पहनते हैं, जो कि मतलब लेडीज़ वगैरह मोस्टली जो है उसको यूज़ करते हैं ना। तो आखिर इसका क्या बनता है, आखिर इसका वजह क्या है। पहला, क्या ये फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ किसका होता है, क्या उसमें आपका H2S बन जाता है, क्या AgS बन जाता है, AgSO4, मतलब ये क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है, आपके पास ये सिल्वर सल्फेट बन जाता है, सिल्वर आपका सल्फाइड बन जाता है, यहाँ पे सिल्वर सल्फेट बन जाता है,
और क्या पे Ag2S बनता आखिर क्या है इसमें। सो डी इज द राइट आंसर, Ag2S बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ नहीं है, बाकी ये सही है। तो आपका क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड बन जाता है ना, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सो डी इज द आंसर। अच्छे से आपको समझना है कि नहीं। चलिए जी, देखिए इसलिए होता है, आप भी सोचो कि यार चांदी में क्या होता है। देखिए हमारे जो एटमॉस्फेयर में जितने भी हवा हैं, इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और साथ में आपका CO2 भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, साथ में आपका सल्फर जिसे हम बोलते हैं वो भी हमारे क्या बहुत कम अमाउंट में हमारे एयर में मौजूद ज़रूर रहता है। इसी वजह से जो चांदी और रिएक्शन के बाद क्या बन जाते हैं, आपका सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। चलिए आप बिल्कुल प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज क्या है, और साथ में नाइट्रोजन का भी परसेंटेज क्या है, और साथ में CO2 का भी परसेंटेज क्या है, वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, जिसका कमेंट बॉक्स जो सबसे पहले बताएगा उसका मैं नाम लिया करूँगा, मतलब नाम लूँगा उसका अगले वाले चैप्टर में जब मैं बताऊँगा तो। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, यहाँ बोला है कि एक एलिमेंट x है, मतलब x मतलब कोई एक एलिमेंट है, उसको जो एक्सपोजर टू मॉइस्ट, जब हम लोग क्या करते हैं उसको मॉइस्ट जब खुले में जो नमी में छोड़ देते हैं तो टर्न्स रेडिश, वो अपने आप में क्या होता है रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। ऐसा एलिमेंट को जब हम लोग मॉइस्चर का मतलब है ना हवा में खुले में रखते हैं तो वो अपने आप रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है आफ्टर सम टाइम। एंड न्यू कंपाउंड फॉर्म, वो जो अपने आप क्या होता है एक नया कंपाउंड बन जाता है, दूसरा Y बन जाता है। द सब्सटेंस X और Y है, मतलब X और Y क्या है। देखिए कहीं ना कहीं के X और Y तो आपको सिर्फ एक ऐसे समझाने के लिए दिया गया है, कहीं ना कहीं किसी भी एलिमेंट्स का आपसे प्रॉपर्टीज पूछने की कोशिश कर रहा है। बताइए वो वाला कौन सा है, कौन सा उसके प्रॉपर्टीज क्या होंगे। X जो है क्या, वो X जो आयरन हो सकता है, और Y जो है आपका आयरन ऑक्साइड हो जाए, क्या ये हो सकता है। जो आपका जो X एलिमेंट है मतलब उसको क्या सिल्वर है, Y मतलब Ag2S, क्या ये वाला होगा। X आपका कॉपर है, Y आपका कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। देखिए ऑक्साइड तो सब होगा, क्योंकि एयर में रखने का मतलब यह है एयर में क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा रिएक्शन हो जाता है। नाइट्रोजन नहीं करता, हालांकि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन क्या करता है, वो रिएक्शन नहीं करता इन सारी चीज़ों से। सो ऑक्सीजन ही रिएक्शन करेगा। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है, फटाफट जल्दी बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। पहला वाला सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्योंकि आयरन को जब हम लोग कहाँ पर रख देते हैं, खुले हुए हम बाहर पर रख देते हैं, तो बहुत दिनों के बाद आप देखेंगे कि ना उसमें जंग वगैरह लगना शुरू हो जाता है ना, थोड़ा सा आपको रस्टिंग होना शुरू हो जाता है। तो रस्टिंग जो होता है, जो लोहे वगैरह में जंग वगैरह जब लग जाता है तो वो अपने आप रेडिश ब्राउन कलर का बोलते हैं। कौन सा कलर बोलते हैं उसको, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। आप कभी भी 10-15 साल जो आपके जो लोहे के गेट होंगे या फिर ग्रिल वगैरह होगा या फिर कोई ऐसे लोहे की चीज़ जो बहुत दिनों से बाहर पड़ी होंगी, बारिश वगैरह धूप जो खाता होगा उसका कलर जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेडिश ब्राउन। सो आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि जो पूजा इज राइटिंग सम स्टेटमेंट, कहता है एक पूजा एक लड़की का नाम है ना, लड़की का ही नाम है। जब कहता है यहाँ पे पूजा जो है ना एक कुछ लिखता है एक स्टेटमेंट, और वो बोलते शी वांट्स टू नो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या और आर इनकरेक्ट। और इनमें से देखिए ये क्या होता है, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस कहीं के आपसे पूछा जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। मतलब जो भी हमारे पास ABCD जो 4 ऑप्शंस है, इनमें कौन सा कुल मिलाकर के सही है। पूजा वगैरह तो ऐसे ही घुसा दिया गया है ना। सो बोलता है कि भैया कि व्हेन हाइड्रो, मतलब भैया नहीं बोलता है भैया नहीं बोलेगा यहाँ पे, सिर्फ मैं ही बोलूँगा है ना। व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कहता है जब ऑक्सीजन जलता है तो क्या, सॉरी जब हाइड्रोजन जलता है इन ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन कहाँ जलता है इन ऑक्सीजन में, तब क्या वाटर का फॉर्मेशन होता है। दूसरा लिक्विड हाइड्रोजन बर्न्स, जब लिक्विड हाइड्रोजन बर्न होता टू लिफ्ट द स्पेस शटल आउट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, कहता है लिक्विड हाइड्रोजन बर्न्स मतलब क्या होता है कि जो भी आपके एयर स्पेस जो क्राफ्ट होते हैं उसमें क्या होता है लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है।
जब वो लिक्विड हाइड्रोजन जब जल जाता है, जब कोई भी स्पेस शटल को क्या होता है, जब जमीन से बाहर की तरफ जब निकलता है, तो ऐसे में क्या होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, मतलब सॉरी क्या नहीं होता है, तब फिर वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड में आउट ऑफ द, मतलब कुल मिलाकर के अर्थ से जब बाहर जाता है, क्या तब वो लिक्विड हाइड्रोजन जो जलता है या नहीं, वो बताना है इसमें। सी में क्या है, व्हेन ग्लूकोज अंडरगोज टू स्लो कंबशन बाय द कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ पर कह रहा है कि जब जो आपका जो ग्लूकोज है, जब स्लो कंबशन होता है, धीरे धीरे वो ग्लूकोज जो आपका बॉडी में यूज होने लगता है, कंबशन होने लगता है, जब जलने लगता है, जलने का मतलब होगा वो एनर्जी में तब्दील हो रहा है। जब वो ऑक्सीजन के साथ या ग्लूकोज क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो हमारे बॉडी के अंदर में, तो जब कॉम्बिनेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होना, मतलब ऑक्सीजन के ही साथ में आपका ग्लूकोज क्या करेगा, जैसे कि देखो यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब किसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऐसे में जो हमारे बॉडी सेल्स है वो क्या एनर्जी तब प्रोड्यूस करती हैं। मतलब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद क्या हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, क्या तभी उन्हीं में एनर्जी पैदा होता है। क्या स्टेटमेंट सही है आपका? डी में क्या, एज ऑफ द फ्यूल CNG एंड LPG गिव्स मोर एनर्जी देन द हाइड्रोजन। क्या CNG और LPG क्या वो हाइड्रोजन एनर्जी से क्या ज़्यादा एनर्जी देती है? तो आपको ऑप्शन जो है वो आपका डी इज़ द राइट आंसर है ना। इसमें से ये कि आपका नीचे दिया गया है, डी इज़ द राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 12 का डी सही है आपका। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। क्या यहाँ पर एज अ फ्यूल CNG एंड गिव्स मोर एनर्जी दैन हाइड्रोजन है ना। चलिए ये आपका आगे क्वेश्चन है। सॉरी ये देखिए यहाँ पर हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना। इस बात को याद रखिएगा, मैंने उस वक्त शायद करेक्ट बोल दिया था, आपको इनकरेक्ट गलत बताना। इसका मतलब जितने भी आपका सही है 1 2 3 आपका जो ABC सबके सब क्या सही आंसर्स हैं। ए भी स्टेटमेंट सही है, बी भी सही है, सी भी सही स्टेटमेंट है, बट डी है आपका बहुत गलत है। ये हाइड्रोजन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा क्या होती, पावरफुल होती हैं। लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है हमारे स्पेस शटल क्राफ्ट में, जिसे एवेंजर्स की मूवी बड़ी पसंद है ना, जो जहाज़ें जो उड़ते रहती हैं ना, थोर की जहाज़ पता नहीं किसके किसके जो रहते हैं, क्विल के जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं, तो उसमें यही हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी लिक्विड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि भैया जी इसमें से कौन सा जो गैसेस कैन बी यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। कहता है यहाँ पर जो ऑफ फ्रेश सैंपल जो ऑयल का होता है, जो ऑयल होते हैं जो सैंपल्स लिया जाता है ऑयल का, उसको एक लंबा टाइम तक रखने के लिए कौन सा गैस का यूज़ किया जाता है? पहला CO2 गैस का यूज़ किया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। दूसरा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम। फोर्थ वन इज दैट हीलियम या नाइट्रोजन। इनमें कौन सा गैस यूज़ किया जाता है किसी भी फ्रेश सैंपल ऑयल को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोरेज करने के लिए? सो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी, हीलियम और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा गैस क्या होते हैं, रिएक्शन नहीं होता है। हीलियम तो सब जानते हैं कि ये क्या होता है, नोबल गैस, वो किसी के साथ रिएक्शन कर ही नहीं सकते। और नाइट्रोजन गैस भी क्या होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। आगे बढ़ जाते हैं जी। सो डी इज़ द आंसर। याद रखिएगा आपको ना, हीलियम और नाइट्रोजन को ही यूज़ किया जाता है किसी भी जो ऑयल्स होते हैं उसको बहुत लंबा टाइम तक प्रिजर्व या फिर बचा कर रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में जो दोस्त बता रहा है कि इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ। कहता है क्या मतलब ये ज़रूरी है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक ऑर्डर का होना ज़रूरी रहे जो कि एक लॉ को क्या कर सेटिस्फाई कर रहा है। कुल मेरा कंजर्वेटिव ऑफ मोशन के बारे में सही है क्या? ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका डी। डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मास, जब कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि इसमें हम लोग केमिकल इक्वेशंस को जब हम करेंगे बना के तब रख पाएंगे जब हम कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब हो जाएगा, मैं मान लेता हूँ कि Na+Cl को जब रिएक्शन करोगे भैया बनेगा आपका क्या NaCl
बनेगा, तो सोडियम का जिधर इतना मास है तो उतना मास इधर भी होना चाहिए। क्लोरीन का मास जो रिएक्शन से पहले है रिएक्शन के बाद भी उतना होना चाहिए। कुल मिलाकर के भैया जी तराजू क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तभी ये हो पाएगा जब कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, मतलब दोनों तरफ जो लेफ्ट और राइट साइड में क्या होना चाहिए, मास इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 सो इसमें आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन, थर्ड है ना, आयरन ऑक्साइड एंड मेटल एक्स। कहता है यहाँ पे ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड, मतलब एक के तो बारे में बोल दिया है आयरन ऑक्साइड है, एंड अ मेटल एक्स इज यूज फॉर द वेल्डिंग द रेल ट्रैक्स। कहते हैं ना कि जो रेल के जो ट्रैक्स होते हैं उसको जब भी एक ट्रैक्स को दूसरे ट्रैक्स के बीच में जब वेल्डिंग करना होता है तो ऐसे में एक तो आयरन ऑक्साइड तो यूज होता है, दूसरा एक्स मेटल वो कौन सा यूज किया जाता है वेल्डिंग के लिए। पहला कॉपर ग्रेन्यूल्स का यूज किया जाता है, क्या मैग्नीशियम रिबन, सोडियम पैलेट्स या फिर अल्मोनियम डस्ट, किसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ऐसे हालत में क्या होता है कि कॉपर ग्रेन्यूल्स नहीं यूज किए जाएंगे क्योंकि ये महंगे बहुत होते हैं ना, कॉपर नहीं किया जाएगा। भैया मैग्नीशियम रिबन तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ये तो स्ट्रिप टाइप का होता है, ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है। या फिर जिससे ट्रेन चलेगा मजबूत होनी चाहिए। सोडियम पैलेट, भैया जी सोडियम पैलेट तो नहीं होगा, सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये पनीर की तरह होता है। किसके तो पनीर की तरफ सोडियम होता है क्योंकि आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं। सो इसमें से इन सबसे ज़्यादा मजबूत है कौन सा, मजबूत के साथ साथ सस्ते भी होने चाहिए, वो क्या है अल्मोनियम डस्ट। सो डी इज़ द राइट आंसर। कॉपर क्या है, बड़े महंगे हैं। पता चला कि जब कॉपर का जब हम लोग रेलवे ट्रैक्स में यूज़ करते पता चला चोरी क्या करे, चोर जो है ट्रैक को ही चुरा के लेके भाग गया, पता चला कि बार बार एक्सीडेंट्स हो रहा है। खैर ये नहीं होना चाहिए, इट वाज अ पार्ट्स ऑफ अ जोक, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो आपका कौन सा सही है, आपका ऑप्शन डी इज द सही। देखिए आप ना कुछ क्वेश्चंस को अगर नहीं भी आ रहा है तो आप ध्यान लगा करके आप कर भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि व्हेन फेरस सल्फेट, फेरस और फेरिक ये सब के आयरन के लिए यूज हो जाता है। आयरन फेरस क्या होता है, आयरन 3 के लिए यूज होता है। देखिए ये क्या होता है, जो Fe क्या होता है आपका 3 है ना, जिसका वैलेंसी 3 हो तो भैया जी ऐसे हाल में क्या होता है फेरस बोलते हैं। बोलते फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। कहता है जब फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा तो ऐसे हाल में क्या होता है वो डिकम्पोज टूटने लग जाता है एक फेरिक ऑक्साइड में, एज अ मेन प्रोडक्ट एकम्पनीड बाई अ चेंज इन कलर फ्रॉम, जो कि इसमें कलर में भी चेंजेस आ जाते हैं। वो क्या ब्लू टू ग्रीन कलर में चेंज आता है, क्या ग्रीन टू ब्लू, या फिर ग्रीन टू ब्राउन, या फिर ग्रीन टू येलो कलर में किस में चेंज होता है। तो सो आपका जो इसमें होगा आपका ग्रीन टू ब्राउन में चेंज हो जाता है। ग्रीन कलर का पहले रहता है फिर ब्राउन कलर का अपने आप में हो जाता है। तो आप यूँ समझ सकते हो जबकि आयरन की बनी हुई चीज़ें हैं थोड़ा सा पहले खूबसूरत सा लगता है तो हल्का हल्का ग्रीन, जब वो आपका क्या हो जाता है मेल्ट हो जाएगा या फिर उसको हीट किया जाएगा तो वो अपने क्या होगा अपने आप में ब्राउन कलर में हल्के में चेंजेस होने लगते हैं। सो ग्रीन टू ब्राउन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, है ना, यहाँ कई सारे केमिकल इक्वेशंस दिया हुआ है और एब्रीविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स, है ना। इसमें से करेक्ट स्टेट्स में से बताने हैं ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब रिएक्शन से पहले, रिएक्टेंट्स रिएक्शन के बाद ये क्या हो जाते हैं प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। इन्वॉल्व एट ए रिएक्शन टेम्परेचर, मतलब क्या होता है कि एक टेम्परेचर पे जब इसको रिएक्शन किया जाएगा तो क्या होता है। पहला वाला है कि जब आई बोले तो सॉरी हाइड्रोजन है, जब ऑक्सीजन के साथ किया जाएगा तो क्या हमारे पास H2O बनेगा, और हाइड्रोजन गैस को जब हम लोग ऑक्सीजन लिक्विड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हमारा 2H2O बनेगा, वो भी सिर्फ आपका लिक्विड में। जब हाइड्रोजन गैस को जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेंगे क्या 2H2O बनेगा, वो भी लिक्विड में। क्या मतलब हाइड्रोजन गैस को जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हमारा H2O बनेगा, वो भी गैस में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो क्या होगा जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब भी हम लोग मतलब
क्या कर लेंगे, रिएक्शन करा देंगे दोनों का गैस में, तो वो भी हमारा जो हाइड्रोजन है ना H2O, वो भी हमारे किस में बनेगा, गैस के फॉर्म में बनेगा। इस बात को याद रखिएगा, है ना। या देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, हर जगह ना कहीं पर लिक्विड, ये भी लिक्विड, यहाँ पर G4 गैस, L4 लिक्विड, तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब भी रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा जो H2O बनेगा वो भी हमेशा किसमें, गैस के फॉर्म में बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में जो है भैया जी वो क्या है, ये बोला है अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट, है ना। फेरस सल्फेट का मतलब आयरन सल्फेट के बारे में बात कर रहा है ना, किसके बारे में कर रहा है, आयरन सल्फेट के बारे में। सो बोला अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution। कहता है यहाँ पर जब भी हम लोग फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, जब उसमें हम लोग मिलाएंगे ग्रेजुअली एक बीकर में, जिसमें कि एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन बन जाएगा। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स, जो कि आपका जो लाइट पर्पल कलर का जो भी कलर रहेगा उस प्रोडक्ट का वो किसमें, फेड कलर में, हल्का सा फीके कलर में बन जाएगा। एंड फाइनली डिसअपियर, वो फिर कुछ देर के बाद पहले फेड कलर बनेगा, फीका कलर बनेगा, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एब्रीविएशन, सॉरी ऑब्जर्वेशंस, है ना। इस ऑब्जर्वेशंस का इसमें से कौन सा सही, पहला KMnO मतलब पोटासियम मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इट्स जो ऑक्सीडाइज होना है वो मतलब आपका फेरस सल्फेट बोलते हैं, यही फेरस सल्फेट है, इसको FeSO4। सो FeSO4 को बोलते हैं फेरस सल्फेट। बी, जो फेरस सल्फेट जो है वो एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज KMnO4। सी आपका कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, डाइल्यूशन की वजह से क्या जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर डिसअपियर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व, और इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। क्या ये सही है? आपका डी जो आपका KMnO4 मतलब पोटासियम मैंगनीज ऑक्साइड जो है आपका वो अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं एंड डीकम्पोज मतलब टूट जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द FeSO4 के प्रेजेंस में KMnO4 जो है ना क्या FeSO4 के प्रेजेंस में क्या ये टूट जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा इस कलर लेस कंपाउंड। और ये साथ में क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग आयरन के प्रेजेंस में जब KMnO को मिलाएंगे कहाँ पे, इसके साथ FeSO4 के प्रेजेंस में क्या वो जो कंपाउंड है क्या वो कलरलेस हो जाएगा। तो इसका आंसर जो सीधे आपका रहेगा ए, ये इज द राइट आंसर। इसमें क्या है, ए आपका सही रहे। KMnO क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखिएगा। KMnO4 ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे भी जा चुके हैं पहले के भी बोर्ड एग्जाम से, जहाँ पर क्या होते थे आपके MCQs बेस्ड आते थे, कुछ सवाल 20 क्वेश्चंस होते थे। और यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज का मतलब ये टूट रहा है और ये तोड़ने वाला कौन है, ये है। मतलब FeSO4 ये टूट रहा है और तोड़ने वाला आपका ये है। चलिए इतना याद रखिएगा। 19 में क्या है, 19 में बोला गया बोथ CO2 एंड H2 गैसेस आर, कहता है कार्बन डाई और H2 हाइड्रोजन गैसेस क्या हैं, हेवियर देन एयर, कलरलेस, एसिडिक इन नेचर एंड सोल्यूबल इन वाटर। तो ये क्या है आपका बी ऑप्शन सही है। CO2 भी इसकी कोई कलर नहीं होती गैसेस का, है ना, CO2 गैस आप बेहतर जानते होंगे ना, CO2 गैस। और साथ में हाइड्रोजन गैस ये भी क्या था, कलरलेस होता है, इसकी कोई कलर नहीं होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा आज का लेक्चर का वो है सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, लो ये क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट होगा थोड़ा सा, है ना। तो इसका कौन सा रहेगा आपका जो Ag2 मतलब हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपका मैं बोर्ड एग्जाम से पहले मैं ऐसी मैं चीज़ें मैं इसमें मैं लेकर के मैं आता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में जो बच्चे स्कूल या कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं तो वो बच्चों को मतलब एग्ज़ाम्स जो कहीं एक बेहतर ना हो पाए,
तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बच्चे की इस कोविड की वजह से किसी का जो है एक बोर्ड एग्जाम खराब हो जाए और वही बच्चे सिर्फ पढ़ पाए जो कोचिंग या फिर स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में है। सो गाइस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो आपके ऐसे दोस्त हैं जो कि स्कूल या कोचिंग किसी वजह से अगर नहीं जा पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं यहाँ पर पैसे लेकर के उन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। प्लीज़ इसको शेयर और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।